हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम लोग नोबेल प्राइज़ 2021 को रिवीजन करते हैं और ये आपको 67th बीपीएससी के लिए एक नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको फिक्स है कि आपको नोबेल प्राइज़ का एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। तो 2021 में जिनको जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है उनको हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं फटाफट 2 मिनट में। तो चलिए सबसे पहले जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो है शारीरिक क्रिया यानी कि चिकित्सा विज्ञान में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को आपको दिया गया है। किन किन को दिया गया है तो याद रखिएगा, डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन। मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, इतना बार रिवीजन करा दूंगा कि आपके दिमाग में छप जाएगा ये, तो आप टेंशन ना ले, बस इसको देखते चलिए। क्या नाम है चिकित्सा के लिए? डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन, ये 2 व्यक्ति थे, इनको दिया गया है। डेविड जो जूलियस है दोस्तों ये आपको यूएसए के हैं और पटापाउटियन कहाँ कर है तो ये आपको लेबनान के हैं। ठीक है, नाम थोड़ा सा इनका क्योंकि टेढ़ा टेढ़ा है, दूसरे देश के हैं, है ना। तो यूएसए और लेबनान को ये दिया गया है। ये किस लिए दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में? तो तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज हेतु दिया गया था। तो याद रखिएगा, रिसेप्टर्स के खोज के लिए दिया गया था। ठीक है, रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया था। दूसरा जो आपके व्यक्ति हैं वो है आपको भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में कितने व्यक्ति को दिया गया है? तो 3 व्यक्ति को दिया गया है आपको भौतिक विज्ञान में। किनको किनको दिया गया है दोस्तों? तो शिवकुरो मानेबे जो आपको जापान के हैं, है ना, ये आपको जापान के हैं। और एक व्यक्ति हैं क्लास हैसलमैन। ठीक है, क्लास हैसलमैन जो हैं ये आपको जर्मनी के हैं। ठीक है, ये कहाँ कर हैं? तो जर्मनी के। यहाँ से एक नंबर आपका फिक्स है कि आपको बीपीएससी में पूछा जाएगा, तो इसको आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और तीसरे जो व्यक्ति थे इनका नाम था आपका जियोर्जियो पारिसी और ये थे आपको इटली के। ठीक है, जियोर्जियो पेरिसिक या पारिसिक, यहाँ पर इनका नाम है, ये इटली के हैं। आपको किस लिए दिया गया था भौतिकी का नोबेल प्राइज? तो पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग के लिए दिया गया था। ठीक है, परमाणु से ग्रहों के पैमानों तक में विकार की खोज के लिए आपको दिया गया था भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज। तीसरा जो आपका नोबेल प्राइज है वो है आपका रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में आपको 2 व्यक्ति को दिया गया है दोस्तों। किनको किनको दिया गया है? तो बेंजामिन लिस्ट, जो बेंजामिन लिस्ट हैं आपके, ये कहाँ के हैं? तो ये आपको जर्मनी के हैं। बेंजामिन लिस्ट कहाँ के हैं दोस्तों? तो ये है जर्मनी के। और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन जो हैं ये आपको यूके के हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। तो ये 2 व्यक्ति को दिया गया था आपको रसायन के क्षेत्र में। साहित्य में कितने व्यक्ति को दिया गया है? तो मात्र 1 व्यक्ति को दिया गया है आपको साहित्य के क्षेत्र में, और उनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। क्या नाम है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह इनका नाम है। और ये कहाँ के हैं? तो ये तंजानिया के नॉवेलिस्ट हैं। ठीक है, तंजानिया के नॉवेलिस्ट हैं, साहित्य में इनको दिया गया। शांति में किनको दिया गया? तो शांति के क्षेत्र में दोस्तों आपको 2 व्यक्ति को दिया गया, मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को दिया गया था आपको शांति में। ठीक है, तो ये 2 व्यक्ति याद रखिएगा, मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव। मारिया रेसा जो कहाँ की है? तो ये है आपकी फिलीपींस की। ठीक है, ये है आपको फिलीपींस की, याद रखिएगा, फिलीपींस की है मारिया रेसा। और दमित्री मुरातोव कहाँ के है दोस्तों? तो ये है आपका रूस की। ठीक है, कहाँ की है? रूस की है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गए शांति का। और एक आपका बच गया आर्थिक के क्षेत्र में, यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आपको कितने व्यक्ति को दिया गया था? तो इकोनॉमिक्स में आपको 3 व्यक्ति को दिया गया। डेविड कार्ड, है ना, डेविड कार्ड याद रखिएगा, ये थे आपको कनाडा के। कहाँ के थे? कनाडा के थे। और एक व्यक्ति हैं आपका जोसुआ, है ना, जोसुआ डी एंग्रिस्ट। जोसुआ डी एंग्रिस्ट जो है दोस्तों ये है आपके यूएसए के। और एक व्यक्ति हैं गुइडो इम्बेंस। ठीक है, गुइडो इम्बेंस जो है ये है आपको नीदरलैंड के। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति को दिया गया था आपको आर्थिक क्षेत्र में। ये सारे चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किसको किसको दिया गया एक बार यहाँ पर फिर से आपको रिवीजन कर लीजिए। चिकित्सा के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को दिया गया, डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में आपको 3 व्यक्ति को दिया गया। किसको किसको दिया गया भौतिकी में? तो स्क्यूरो मानेबे को दिया गया, जापान के हैं, और क्लाउस हैसलमैन जर्मनी के हैं, और जियोर्जियो पारिसी आपको इटली के हैं। रसायन में कितने व्यक्ति को दिया गया? तो रसायन में आपको 2 व्यक्ति को दिया गया। किनको किनको? तो बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के और डेविड मैकमिलन यूके के। ठीक है, शांति में किसको दिया गया? तो 2 व्यक्ति को दिया गया शांति में। और किनको किनको दिया गया था? तो मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव को। मारिया रेसा कहाँ की है? फिलीपींस की। और दिमित्री मुरातोव कहाँ की है? तो रूस की। अर्थशास्त्र में किसको दिया गया था? तो 3 व्यक्ति को याद रखिएगा, डेविड कार्ड कनाडा का, और जोसुआ डी एंग्रिस्ट यूएसए का, और गुइडो इम्बेंस नीदरलैंड का। साहित्य में
तो मात्र एक व्यक्ति, साहित्य में मात्र एक व्यक्ति है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें साहित्य का ही है जो आपको पूछा जाएगा। ये कहाँ के थे गुरनाह? ये तंजानिया के थे आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका नोबेल प्राइज। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और ये आपका जितने प्रश्न है ये सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का टेस्ट होगा टेस्ट नंबर आपका 10। और आज का ये रहा मोटिवेशनल लाइन। कह रहा है कि मंजिल जो है कितनी भी दूर क्यों ना हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा ही होना चाहिए। कमजोरियां मुझ में चाहे कितने भी हो, मगर हौसला कैसी होनी चाहिए? तो सीमा पर खड़े वीर सा होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? तो लक्ष्य हमारा होना चाहिए अर्जुन के तीर के समान। और हमारा हौसला कैसा होना चाहिए? तो सीमा पर खड़े वीर के समान हमारा हौसला होना चाहिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग आगाज़ करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? समुद्री बंदरगाह भी है और तेल परिष्करण केंद्र भी है, तो वो कौन सा है? क्या होगा? चलिए बताइए। ऑप्शन आपका दिख रहा है ना? देखिए ऑप्शन आपका है ए, बी, सी और डी रहा आपका ऑप्शन, मंगलोर, हल्दिया और विशाखापत्तनम। देखिए तो इसमें जो आपका कह रहा है कि यहाँ पर समुद्री बंदरगाह भी होना चाहिए, परिष्करण केंद्र भी होना चाहिए। देखिए जो मंगलोर है, हल्दिया है और विशाखापत्तनम है, तो इसका जो मेन आंसर हो जाएगा वो का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, क्योंकि ये आपका समुद्री बंदरगाह भी है दोस्तों और तेल परिष्करण केंद्र भी है। अब देखिए ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ आपका आंसर भी दे दिया गया, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका सेकेंड नंबर प्रश्न। सेकेंड प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? स्त्री पुरुष अनुपात यानी कि लिंगानुपात यहाँ पर 1000 पे नापा जाता है, तो 1000 से अधिक किस राज्य का है? तो आपको पता है कि वो है आपका केरल, ठीक है। और केरल का कितना है दोस्तों? तो 1000 याद रखिएगा, केरल का कितना है? 1084, ठीक है, 1084 है आपका, ठीक है, केरल का लिंगानुपात, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर थर्ड। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जोड़ा दोस्तों यहाँ पर सही है? एक तरफ आपको दिया गया वन्य जीव अभयारण्य और एक साइड दिया गया आपका राज्य। बांदीपुर कहाँ है? तो बांदीपुर है दोस्तों आपका कर्नाटक में। मानस कहाँ है? तो मानस है आपका असम, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। रणथंभौर देखिए राजस्थान, ये आपका बिल्कुल सही है। और सिमलीपाल ये भी आपका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कि जो रणथंभौर है वो राजस्थान में बिल्कुल सही है, ठीक है। सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंह का संरक्षण कहाँ पर होता है? सिंह यानी कि शेर, जी हाँ, शेर का संरक्षण कहाँ पर होता है? ऑप्शन है काजीरंगा अभयारण्य, गिर अभयारण्य या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क या फिर मानस अभयारण्य। क्या हो जाएगा आपका? देखिए जो सिर है ना, सिर नहीं, सिंह जो है ना, जो एक ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र है भारत में, वो है आपका गिर वाला इलाका में, है ना। ये देखिए जो गिर वाला क्षेत्र है, यानी जो गिर का जो क्षेत्र है ये आपको गुजरात में पड़ता है। तो गिर अभयारण्य इसका मेन आंसर हो जाएगा। जो सिंह का संरक्षण होता है कहाँ होता है? तो गिर अभयारण्य में। और गिर कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका जिम कॉर्बेट कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में है आपका। मानस कहाँ है? तो असम में है, ये भी आपको क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। काजीरंगा कहाँ है? तो ये भी आपका असम राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर, कह रहा है कि कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य प्रणाली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी कहाँ का है आपका? आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश है। और केरल का कौन सा आपका नृत्य है दोस्तों? तो मोहिनी अट्टम, याद रखिएगा। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ठीक है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। और कुचिपुड़ी हो गया आपका आंध्र प्रदेश और केरल का हो गया मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। जी हाँ, तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध, यूरेनस या फिर शुक्र? क्या होगा? देखिए सौरमंडल का जो सबसे चमकीला है वो है आपका शुक्र ग्रह, ठीक है, क्योंकि जो शुक्र है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी इसको कहा जाता है ना। कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका शुक्र, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है। सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? तो बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन सा है? तो बुध है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा। बृहस्पति का सबसे ज़्यादा उपग्रह है, ये भी आप याद रखना है। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगनी, सब किसको? शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर।
7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है। देखिए दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है वो सबसे पहले कहाँ आता है, तो वो आता है आपका केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में आता है और ये जून में आता है ना, 5 जून को आता है आपका। तो ये केरल राज्य में जो आता है और ये पूरे भारत में कब ये पूरा सक्रिय हो जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो कब होता है, तो ये 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में है ना। एक तो यहाँ से आपका बंगाल की खाड़ी वाला शाखा चला जाता है और एक अरब सागर की शाखा वाला चला जाता है और ये पूरे भारत में धीरे धीरे करके फैल जाता है। कब तक, तो 15 जुलाई तक। ठीक है, 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में सक्रिय हो जाता है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर। कह रहा है कि थिम्पू कहाँ की राजधानी है। बहुत सिंपल प्रश्न है, बताइए थिम्पू जो है ये कहाँ की राजधानी है। देखिए थिम्पू जो है दोस्तों ये भूटान की राजधानी है। और भूटान कहाँ पर ही है, तो भूटान अगर आप भारत के मानचित्र में देखिएगा तो कहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है, नॉर्थ में आपको मिलेगा। मैं देखिए तुरंत आपको भारत का मानचित्र यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये कौन सा देश है दोस्तों, तो ये है आपका भूटान। ठीक है, ये है भूटान और भूटान की राजधानी कहाँ है, तो वो है आपका थिम्पू। ये रहा आपका नेपाल और नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो काठमांडू है। यहाँ पर है आपका म्यांमार। ठीक है, यहाँ पर है आपका म्यांमार। ये रहा आपका बांग्लादेश। ठीक है, ये रहा आपका बांग्लादेश। ठीक है, और ऊपर में आपका है चीन। ऊपर में कौन सा देश है, चीन है। और इधर कौन सा है, तो ये पाकिस्तान है। और यहाँ पर कौन सा है, तो ये अफ़गानिस्तान है। ठीक है, तो ये हमारे पड़ोसी हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये रहा भूटान और ये रहा आपका नेपाल। ठीक है, ये नेपाल था और इधर है आपका म्यांमार। तो ये पड़ोसी देश हैं, ध्यान रखिएगा। और सभी की राजधानी भी आप जरूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूटान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर। कह रहा है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। जी हाँ, तो ओजोन परत जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये सबसे पहले आप याद रखिएगा समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में है आपका ओजोन परत। और ये जब ओजोन परत अगर नहीं रहता तो जो सूर्य की पराबैंगनी जो किरणें हैं है ना, वो आपकी पृथ्वी पर आ जाती और उससे अल्ट्रावायलेट जो रे है उससे आपको बहुत सारे कैंसर संबंधी बीमारियां, स्किन संबंधी बीमारियां फैल सकती हैं। लेकिन ये ओजोन जो परत है ये उससे हमको क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करता है दोस्तों, तो अब ऑप्शन देख लीजिए। आंसर हो जाएगा आपका 9 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पराबैंगनी विकिरण से हमें रक्षा करता है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर है। ये किस मंडल में है याद रखिएगा, तो समताप मंडल में है। ठीक है, चलिए समताप मंडल में कौन सी क्रिया होती है, तो वायुयान उड़ता है। कहाँ, तो समताप मंडल में ही वो आपका वायुयान उड़ता है। और जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होती है जैसे कि ओलावृष्टि, वर्षा होना, आंधी तूफान, ये सभी जो क्रियाएं होती है ये होती है आपको क्षोभ मंडल में, जो सबसे निचली परत होती है। प्रश्न कह रहा है कि बिहार का विषाद किसे कहा जाता है। जी हाँ, तो बिहार का विषाद किसे कहते हैं मेरे भाई, तो ये रहा आपका बिहार राज्य। तो बिहार के बीचों बीच से जो गुजरती है वो तो आपको पता है कि ये गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, एक नदी है आपको कोसी नदी। ठीक है, एक नदी है कोसी नदी जो आपको आती है कहाँ से, तो ऊपर है आपका बिहार के ऊपर में कौन सा देश है, तो वो है आपका नेपाल। नेपाल से आती है एक नदी, उसका नाम है कोसी। और ये जो कोसी नदी है दोस्तों ये बिहार में आकर के क्या करती है, तो आतंक मचाती है। क्यों, क्योंकि देखिए नेपाल तो आपको पहाड़ पर बसा हुआ है। जब पहाड़ से कोई नदी निकलती है ना, जब पहाड़ से कोई नदी गिरती है तो क्या रहती है, उसकी धारा बहुत तीव्र रहती है। ठीक है, बहुत धारा तीव्र होने की वजह से ये बिहार में आकर के बहुत सारे क्षेत्रों में ये बढ़ जाती है। और इसके वजह से ये बिहार में क्या होता है, इससे बाढ़ आ जाता है। और इसी को कहा जाता है बिहार का विषाद, यानी कि बिहार का शोक इसको कहा जाता है। दामोदर जो है, ये दामोदर नदी जो है दोस्तों ये बंगाल का शोक इसको कहा जाता था। ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते थे क्योंकि ये बंगाल में बहुत ज़्यादा आतंक मचाता था। लेकिन दामोदर नदी पे जब से डीवीसी बन गया आपका है ना, दामोदर वैली कॉरपोरेशन बन गया, बहुत सारे और बांध यहाँ पर बनाए गए दामोदर नदी पर, तब से ये शांत हो गया है। ठीक है, नहीं तो इसको बंगाल का शोक कहा जाता था, ये याद रखिएगा। सोन नदी जो है दोस्तों ये आकर के आपको पटना में गंगा के पास, गंगा में ये मिल जाती है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा सोन नदी। ठीक है, गंडक नदी ये भी आपको उत्तर से आती है और ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आंसर हो गया इसका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है। जी हाँ, तो भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है डीवीसी।
ठीक है, DVC यानी कि दामोदर वैली कारपोरेशन। देखिए DVC जो है दोस्तों ये आपको दामोदर नदी पर बनाया गया था, दामोदर वैली कारपोरेशन। ये कब बनाया गया था? तो 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था आपका। और ये किस तर्ज पर बनाया गया था? तो ये TVC के तर्ज पर बनाया गया था, है ना। TVC क्या है? तो टेनेसी वैली कारपोरेशन। टेनेसी जो नदी है ना, जो टेनेसी नदी है ये बहती है आपको USA में। कहाँ बहती है? तो टेनेसी नदी बहती है USA में, यानी कि अमेरिका में बहती है। और इसी के तर्ज पर भारत में बनाया गया था आपको DVC, ठीक है, यानी कि दामोदर वैली कारपोरेशन। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा 11 का। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों जितने लोग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर के, निम्न में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? जी हाँ, तो सह्याद्री पर्वतमाला किसको कहते हैं? देखिए, ये रहा आपका दक्षिणतम भारत, और ये रहा आपका पश्चिमी घाट, ये रहा आपका पूर्वी घाट। इसको क्या कहते हैं? तो ये है आपका वेस्ट और ये है आपका ईस्ट, है ना। तो इसको कहा जाता है पूर्वी घाट और इसको कहा जाता है आपको पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जो पर्वत है दोस्तों, इसी को कहा जाता है क्या? तो सह्याद्री पर्वत। इसी को क्या नाम दिया गया है? तो सह्याद्री पर्वत नाम दिया गया है ना। इसी को कहते हैं सह्याद्री पर्वत। ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये पश्चिमी घाट पर्वत है दोस्तों, ये आपको क्या है? तो ये आपको चौड़ा है ना। ये कटा छटा नहीं है, ये उत्तर से शुरू होता है यहाँ से और नीचे तक है आपको केरल तक, तमिलनाडु तक। लेकिन जो आपको पूर्वी घाट पर्वत है, ये क्या है? बीच बीच में क्या है? तो ये बीच बीच में है आपका कटा छटा है। बीच बीच में क्या है? तो ये कटा हुआ है। क्यों कटा हुआ है? क्योंकि आपको जितनी भी नदियाँ बहती है, जैसे आपको गोदावरी नदी है ना, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है ना, महानदी है, तो ये नदियाँ क्या कर दी है? तो पूर्वी घाट पर्वत को क्या कर दी है? काट दी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 13 नंबर की, चारागाह को पंपास कहाँ कहा जाता है? जी हाँ, तो आपको पता होना चाहिए जो पंपास है ये क्या है? तो ये आपका घास का मैदान है। क्या है दोस्तों? तो ये घास का मैदान है आपका पंपास, ठीक है। तो पंपास जो घास का मैदान है ये दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है पंपास घास का मैदान। अगर पूछ लिया जाए कि उत्तरी अमेरिका में कौन सी घास का मैदान है, तो उत्तरी अमेरिका में दोस्तों आपका प्रेयरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में है आपका। अफ्रीका में कौन सा है दोस्तों? तो उत्तरी अफ्रीका में अगर पूछ लिया जाए तो वो है आपका सहारा, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका में कौन सा है? तो वो है आपका सहारा, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए दक्षिण अफ्रीका में कौन सा है, तो वो है आपका वेल्ड। वेल्ड कहाँ है? तो वेल्ड है आपका दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में आपका वेल्ड है, और सहारा जो है ये है आपका उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 14 नंबर, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दर्रा है। दर्रा का मतलब क्या होता है? दर्रा का मतलब होता है आपका मार्ग, ठीक है। मार्ग मतलब क्या हो गया? रास्ता, है ना। दर्रा का मतलब क्या होता है? मार्ग या फिर रास्ता। तो जोजिला तो दर्रा है दोस्तों, ये किसको किसको जोड़ता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो 14 का हो जाएगा आपका, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है आपका कौन सा दर्रा? तो जोजिला दर्रा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? देखिए, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम पूछा गया है कि कौन सी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जो नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों, ये आपका भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नीलगिरी जो पर्वत है, ये आपको पता है कि नीलगिरी पर्वत कहाँ है? अगर नीलगिरी पर्वत की बात करें तो ये तो आपको बताया कि ये पश्चिमी घाट है और ये आपका पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलता है? तो वो नीलगिरी पर्वत में मिलता है दोस्तों। नीलगिरी पर्वत जो है ना, ये मेन रूप से 3 राज्यों में आपका फैला हुआ है। कौन कौन राज्य में? तो कौन कौन राज्य में फैला हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, केरल और आपका कर्नाटक। तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया और कर्नाटक हो गया। 3 राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी पर्वत, और इस नीलगिरी पर्वत में ही आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में संपन्न होती है? तो अभी आपको बताए थे, जितने भी मौसमी घटनाएं होती है ना, तो ये होता है आपको क्षोभ मंडल में, ठीक है। किस में होता है दोस्तों? क्षोभ मंडल में। जो सबसे निचली परत है उसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। उसके बाद यानी कि दूसरे, पहला है आपका क्षोभ मंडल, दूसरा जो आपका मंडल है दोस्तों उसको कहते हैं समताप मंडल, तीसरे मंडल को क्या कहते हैं? मध्य मंडल, चौथे मंडल को क्या कहते हैं? आपका
आयन मंडल और पांचवें मंडल को कहते हैं आपको बहिर्मंडल। ठीक है, तो टोटल मंडलों की संख्या कितनी है, तो टोटल 5 है। ठीक है, तो सबसे नीचे कौन सा है, तो क्षोभ मंडल है, और जितने भी मौसमी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में ही होती है। समताप मंडल में क्या होता है, तो ओजोन परत इसी में है समताप मंडल में, और जो वायुयान उड़ता है वो कहाँ उड़ता है, तो आपका समताप मंडल में ही उड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्षोभ मंडल भी दिया है और क्षोभ सीमा भी दिया है, तो ये कन्फ्यूज नहीं करिएगा, क्षोभ सीमा दूसरा चीज़ है, क्षोभ मंडल होगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो गया आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है। ठीक है, तो भारत की जो सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है दोस्तों, वो है आपका बोगाई गांव। ठीक है, क्या है, वो है आपका बोगाई गांव जो है, ये सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है आपका भारत की। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बरौनी कितना है, कौन सा है दोस्तों, तो ये बरौनी जो है आपका बिहार का अपना ये भी आपका तेल रिफाइनरी क्षेत्र है आपका। ठीक है, डिगबोई कहाँ है, तो डिगबोई आपका असम में है। ठीक है, जो सबसे पहले यहाँ पर तेल निकाला गया था। ओहो सॉरी 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 सॉरी, भारत की सबसे अच्छा पुरानी पूछ रहा है ना तेल रिफाइनरी, तो सबसे पुरानी तो आपका डिगबोइन हो जाएगा। देखिए मैंने सही यहाँ पर बोला, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था, ध्यान रखिएगा। डिगबोई है दोस्तों, ये कहाँ पड़ता है, ये असम में पड़ता है, और इसका जो सबसे पहले खोज हुआ था ये 1901 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये आपको कहाँ पड़ता है, तो असम में है, और ये सबसे पुराना तेल रिफाइनरी है ना। बोगाईगांव नहीं, यहाँ कौन सा हो जाएगा, डिगबोई होगा आपका। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फूलों की घाटी, जी हाँ, तो फूलों की घाटी कहाँ है बताइए। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और अपनी स्थानीय अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जाना जाता है। तो ये फूलों की घाटी कहाँ पड़ता है, ये आपको बताना है, तो कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में। सबको पता है कि फूलों की घाटी कहाँ है दोस्तों, तो वो हो जाएगा उत्तराखंड, है ना, ध्यान रखिएगा, फूलों की घाटी। ठीक है, जिम कार्बेट कहाँ पर ही है, तो जिम कार्बेट भी है आपका उत्तराखंड में ही है जिम कार्बेट। ठीक है, देखिए एक मैंने ऊपर प्रश्न पूछा था कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है दोस्तों, तो दोदा बेटा। ठीक है, क्या नाम है, दोदा बेटा नाम है आपका नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोदा बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर, कह रहा है कि अबरख किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है। देखिए अबरख किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर झारखंड हो जाएगा। अगर यहाँ पर आंध्र प्रदेश होता तो आंध्र प्रदेश आपका आंसर होता, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड जो आपका बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर, कह रहा है कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करता है। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर और दक्षिण भारत को, देखिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सा पर्वत श्रृंखला यहाँ पर अलग कर रहा है, ये तो आपको पता होना चाहिए। सॉरी, देखिए तो ये रहा आपका उत्तर भारत और ये रहा आपका दक्षिण भारत, तो इसको कौन सा पर्वत श्रृंखला अलग करता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है आपको विंध्य की श्रृंखला, है ना। विंध्य पर्वत कहाँ पर ही है, तो भारत के बीचों बीच में है, और ये आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। किस, कौन सी पर्वत, तो विंध्य पर्वत। तो विंध्य पर्वत देखिए ऑप्शन में कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, विंध्य पर्वत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपको उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि 21वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा है, बताइए। सॉरी 49वीं, 21वीं नहीं, 21वां प्रश्न है आपका, ठीक ना। तो 49वीं समांतर जो रेखा है दोस्तों, ये किन दो देशों के बीच है, ये आपको पूछा गया है, तो बताइए जल्दी से। 21 का हो जाएगा आपका यूएसए और कनाडा का। देखिए यूएसए और कनाडा जो है ना आपस में, यूएसए तो नीचे में है और कनाडा आपका ऊपर में है। ठीक है, तो इसके बीचों बीच जो सीमा रेखा है, इसको मान लिया गया है 49वीं समानांतर रेखा। और 49वीं समानांतर रेखा क्या है दोस्तों, तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा को ही ये क्या मान लिए हैं, तो ये मान लिए हैं आपको सीमा रेखा। और दुनिया का सबसे जो शांत सीमा रेखा भी इसी को कहा जाता है, 49वीं समानांतर रेखा को ही कहा जाता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 22 नंबर, कह रहा है कि तट रेखा से कितने नॉटिकल
कितने नॉटिकल मील तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? जी हाँ, इसको कहा जाता है अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र भी, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी इसको कहा जाता है। तो ये जो है कितने मील तक को कहा जाता है दोस्तों? तो सबसे पहले आपको, जैसे कि ये है आपका, इधर है आपका अरब सागर, ठीक है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है आपका, इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो हम अरब सागर में कितने दूर तक के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। तो 200 नॉटिकल मील। समुद्र में दूरी जो मापा जाता है वो नॉटिकल मील में मापा जाता है, ठीक है, NM ध्यान रखिएगा। और एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है दोस्तों? तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। और कितने आर्थिक क्षेत्र तक हम कर सकते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो माना जाता है समुद्र में वो है 200 नॉटिकल मील, ठीक है। ये नॉटिकल मील में दिया गया, 200 नॉटिकल मील दिया गया ना, किलोमीटर में नहीं दिया गया, 200 नॉटिकल मील में दिया गया है। अगर किलोमीटर में रहेगा तो आप 200 में से 1.852 से गुण मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर। कह रहा है कि भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया है? जी हाँ, तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन को चालू कब किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका 1986 ईस्वी, ठीक है, 1986 में आपका चालू किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? अच्छा, वन रहना चाहिए कह रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो देखिए, वन जो होना चाहिए आपको वो 33% भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, तभी हमारा जो पर्यावरण है वो संतुलित रहेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। लेकिन भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है दोस्तों? तो 24.04% क्षेत्र पर क्या है आपका भारत में अभी वन है। लेकिन जो आपका राष्ट्रीय जो वन नीति के अनुसार जितना होना चाहिए उतना अभी नहीं है ना। तो अभी कितना है? तो 24% है, बस सिंपल याद रखिएगा। और कितना होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए। सबसे अधिक वन कहाँ है? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक जो वन है वो है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश हो जाएगा पहला। दूसरा अगर पूछ लिया जाए क्षेत्रफल में तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। प्रतिशत में कौन सा हो जाएगा? तो मिजोरम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, प्रतिशत और क्षेत्रफल वाला। अगला है आपका 25 नंबर। कह रहा है कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बताइए, झारखंड का जो घाटशिला जो खनिज क्षेत्र है, आपको पता है कि पूरा जो झारखंड है वो खनिजों से भरा हुआ क्षेत्र है आपका, ठीक है, एकदम परिपूर्ण है। तो झारखंड का जो घाटशिला है ये किस खनिज उत्पादन के लिए फेमस है? बताइए। तो हो जाएगा आपका तांबा। किस लिए दोस्तों? तांबा। देखिए, तांबा जो है ना, ये आपको खेतड़ी का नाम आप सुने होंगे। खेतड़ी जो है ये किस लिए फेमस है? तो ये भी आपका तांबा के लिए ही फेमस है आपको खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। खेतड़ी कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। जो किस लिए फेमस है? तो तांबा के लिए आपका फेमस है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। आपको झारखंड में बहुत अधिक मात्रा में होता है आपका, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर। कह रहा है कि हार्वेस्टर और थ्रेसर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? आपको पता है कि हार्वेस्टर और थ्रेसर का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो हम लोग कृषि कार्य में करेंगे। चीनी उत्पादन में थोड़ी होता है, पशुपालन में नहीं होता है, दूध में भी नहीं होता है। तो किस में हो जाएगा आपका? कृषि कार्य में किया जाता है इसका प्रयोग, हार्वेस्टर और थ्रेसर का प्रयोग। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। रात में डेली 9 बजे से आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा हमारा क्लास। यहाँ पर आपका 67 BPSC की आपको तैयारी करवाई जा रही है। प्रश्न है आपको कि भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है? बताइए, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग पूछ रहा है आपको। तो आंसर हो जाएगा आपका टाटा लोहा इस्पात कंपनी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, जल्दी से, ठीक है। टाटा लोहा और इस्पात कंपनी की स्थापना कब हुई थी? और ये भारत में सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर। कह रहा है कि वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थान पर है दोस्तों? 3 समुद्रों के मिलन स्थान लक्षद्वीप, कोलकाता, और ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो आपका 28 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 28 का आंसर हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। अब देखिए, आपको थोड़ा सा फिगर में आप देख लीजिए, ये रहा आपका कन्याकुमारी।
कन्याकुमारी ये रहा। कन्याकुमारी जो है ना, इस यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी का भी पानी मिल जाता है, अरब सागर का भी पानी आपको मिल जाता है, और नीचे है आपको हिंद महासागर। ठीक है, तो हिंद महासागर का भी यहाँ पर पानी मिल जाता है। ये है आपको मुख्य भूमि, भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, उसका नाम है आपको कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी किस राज्य के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये है आपको तमिलनाडु। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? तो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है कन्याकुमारी। ये है आपको भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जहाँ पर 3 आपको पानी मिलता है। ठीक है, 3 समुद्रों का पानी यहाँ पर मिलता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है ना, तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है आपको इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये रहा आपका अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इसको कहते हैं आपको इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर, कह रहा है कि हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? जी हाँ, तो हिमालय जो आपको पता है कि हिमालय पर्वत जो है दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। देखिए, सबसे पहले जो आपका हिमालय पर्वत है ये इसका 3 श्रेणी है। ठीक ना, हिमालय जो पर्वत है इसका 3 श्रेणी है, और जो सबसे ऊंची जो श्रेणी है वो आपको कहा जाता है उसको हिमाद्री हिमालय। इसी को आपको महान हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को महान हिमालय भी कहा जाता है, या फिर हिमाद्री हिमालय। जो सबसे उत्तर वाला हिमालय है ना, जो सबसे उत्तर वाला हिमालय है ये है आपको हिमाद्री हिमालय। और सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ भी दोस्तों इसी हिमालय में है, आपका हिमाद्री हिमालय में ही है। देखिए, इसका नाम हिमाद्री क्यों पड़ा? हिमाद्री। ठीक है, हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। ये सालों भर क्या रहता है, ये वाला जो भाग है ना, जो सबसे उत्तर वाला हिमालय है, ये सालों भर बर्फ से आपका ढका हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हिमाद्री, इसलिए नाम रखा गया है। ठीक है, और जो सबसे नया वाला है ना वो उसको कहते हैं शिवालिक, और शिवालिक है दोस्तों सबसे दक्षिण वाला। ठीक है, ये है आपको शिवालिक। ठीक है, जो सबसे दक्षिण वाला है इसको कहते हैं आपको शिवालिक। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सबसे नया वाला है। अगला प्रश्न है आपको, लोनार झील कहाँ अवस्थित है? बताइए। सॉरी, लोनार झील कहाँ अवस्थित है? क्या होगा? देखिए, लोनार झील है दोस्तों आपका कहाँ है? तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, लोनार झील का जो निर्माण हुआ है ना, ये आपको उल्का पिंड के वजह से हुआ है। ठीक है, उल्का के वजह से, गिरने के वजह से क्या हुआ है कि गड्ढा हो गया है और उसमें वर्षा का पानी भर गया है, तो उससे किस चीज़ का निर्माण हो गया है? आपको झील का निर्माण हो गया, उसी को कहते हैं लोनार झील। और ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 31 नंबर, कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ आते हैं? 31 का क्या होगा? आपका सी नंबर हो जाएगा, आपका उड़ीसा में आते हैं भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, सबसे अधिक कहाँ पर आएगा? तो ये रहा आपका उड़ीसा राज्य। ठीक है, ये रहा आपको बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी से आप हमेशा सुनते रहते होंगे कि जो चक्रवात उठता है और सबसे पहले कहाँ टकराता है? तो उड़ीसा में ही टकराता है, और सबसे अधिक क्षति भी होता है आपको उड़ीसा राज्य को ही, और अगल बगल को भी होता है। यहाँ पर आपको बंगाल है, बंगाल को भी होता है, लेकिन थोड़ा सा बंगाल में भी बहुत ज़्यादा आतंक मचाता है, लेकिन जो पहले मारता है वो आपको उड़ीसा को मारता है। यहाँ पर उसके नीचे आंध्र प्रदेश है, उसके नीचे तमिलनाडु है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्षति पहुँचता है, लेकिन ज़्यादा आपको उड़ीसा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपको, भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलता है? बताइए कि भारत में सबसे घनी जनसंख्या जो है दोस्तों ये किस राज्य में मिलता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर केरल? देखिए, अब ये आपका जो मामला है वो 2011 जनगणना का है। ठीक है, जनगणना जो होता है दोस्तों ये आपको 10 साल पर होता है, और 2011 का जो जनगणना था इसमें सबसे जो अधिक जनसंख्या घनत्व था वो था आपका किसका? तो आपका बिहार का, अपना बिहार का। कितना था? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। और 2001 के अनुसार था आपका पश्चिम बंगाल, लेकिन 11 में आपको बिहार उसको पीछे छोड़ दिया। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है दोस्तों? तो नेपाल से किसकी सीमा मिलती है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सिक्किम। अब देखिए, नेपाल का भी आपको फिगर बनाए थे, है ना? देखिए, ये रहा दोस्तों आपका नेपाल। ठीक है, ये वाला रहा आपका नेपाल, और नेपाल की सीमा किससे मिल रही है? ये वाला जो राज्य है ना, ये है आपका सिक्किम। ठीक है, ये कौन सा राज्य है? तो ये है आपका सिक्किम। ठीक है,
तो सिक्किम का हो जाएगा आपका पंजाब। पंजाब तो आपको यहाँ पर ही पड़ता है, तो ये तो आपका होगा नहीं। अरुणाचल प्रदेश ये आपको सबसे इधर वाला क्षेत्र है, तो ये भी नहीं होगा। मणिपुर है ना, मणिपुर कहाँ पर ही है, तो मणिपुर आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर ही है, तो ये भी नहीं, आपका मणिपुर भी नहीं होगा। तो सिक्किम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिक्किम आंसर हो जाएगा। सिक्किम के अलावा यहाँ पर अगर आपको यूपी रहता, उत्तराखंड रहता, आपका बिहार रहता, तो वो भी आपका इसका आंसर हो जाता। पश्चिम बंगाल भी रहता तो वो भी आपका इसका आंसर हो जाता आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 कह रहा है कि सिंधु नदी का बहाव किस दिशा में है, बताइए। देखिए सिंधु नदी जो है ना और ये एक ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो दो नदियां हैं, ठीक है, सिंधु नदी और आपका ब्रह्मपुत्र नदी, एक मिनट, सिंधु नदी जो निकलती है दोस्तों वो मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंधु नदी निकलती है यहाँ से, और आपको ये बहती है किधर, तो वेस्ट की ओर, और इधर है आपको ईस्ट की ओर, यहीं से आपको निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी भी, ये बहती है ईस्ट की ओर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सिंधु नदी का जो बहाव है वो किस दिशा में है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 34 का आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। सबसे पहले ये जाती है इधर की ओर, है ना, ये थोड़ा सा ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे जाती है, फिर आपको दक्षिण की ओर चला जाती है। तो सबसे पहले उत्तर, यहाँ आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले थोड़ा सा उत्तर जाती है, फिर ये दक्षिण की ओर पूरे पाकिस्तान में ये बहती है आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की बात किया जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले ईस्ट की ओर जाती है, फिर आपको साउथ की ओर आती है, और ये बांग्लादेश होते हुए आपको बंगाल की खाड़ी में फिर गिर जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35, कह रहा है कि सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। देखिए आपदा जो है दोस्तों ये कितने वर्गों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सामान्य आपदाओं को दोस्तों केवल 2 वर्गों में बांटा गया है आपका। 35 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 2 वर्ग में बांटा गया है। नेक्स्ट है अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। देखिए अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये दोनों जो गुफाएं हैं आपको महाराष्ट्र में है। कहाँ है, ये दोनों गुफाएं हैं आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। 37 प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है। जी हाँ, तो ये भी जो मामला है आपका जनगणना से संबंधित है, ठीक है। और शहरी जनसंख्या जो सबसे अधिक कहाँ है, तो बताइए क्या होगा 37 का, तो वो भी हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र जो है दोस्तों सबसे अधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य है आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। और सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम अगर पूछे तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला है आपका 38 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। नवीकरणीय सॉरी नहीं है ना, नहीं पूछ रहा है, ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। देखिए जल जो है ना, जल तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आता है। एक बार जल से आप बिजली बना लीजिए, फिर से उसी जल से आप दोबारा भी बना सकते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा, यहाँ नहीं पूछा गया है। वायु भी हो जाएगा, वायु कभी खत्म होने वाला नहीं है ना। सौर भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। कोयला हो जाएगा आंसर, है ना, क्योंकि कोयला जो है ना एक न एक दिन क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा आपका। अभी आप जिस धड़ल्ले से अब कोयला का जो उपयोग किया जा रहा है, तो एक न एक दिन क्या हो जाएगा, कोयला आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया है, बड़ी कहा गया है, लंबी नहीं कहा गया है, ठीक है। लंबी कहता ना तो दूसरा आंसर हो जाता है। यहाँ पर क्या कहा गया, बड़ी नदी। बड़ी का मतलब होता है अमेजन नदी, ठीक है। बड़ी का मतलब क्या हो गया, बहाव की दृष्टि से, ठीक है। बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो हो जाएगा अमेजन नदी। और अमेजन नदी कहाँ बहती है, तो ये हो जाएगा आपको ब्राज़ील में, ठीक है। ब्राज़ील यानी कि दक्षिण अफ्रीका में ये आपका बहती है, ब्राज़ील में अमेजन नदी जो सबसे बड़ी नदी है। अगर लंबी पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो नील नदी हो जाएगा, ठीक है, नील नदी हो जाएगा, है ना। नील नदी क्या है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, नील नदी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। कह रहा है कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सा नहर जोड़ती है दोस्तों। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, तो 40 का क्या हो जाएगा आपका, 40 का बताइए। देखिए मान लिया जाए ये है आपका उत्तरी अमेरिका और ये है आपका नीचे दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों को जो जोड़ा जाता है, इधर है आपको अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक, इधर है अटलांटिक और इधर है आपको प्रशांत महासागर।
तो ये दोनों के बीच में जो एक नहर बनाया गया है वो नहर है आपका कौन सा दोस्तों, तो पनामा नहर। ठीक है, पनामा देश में आपको पनामा नहर बनाया गया है। इस पर पहले आपको अमेरिका का अधिकार था, लेकिन बाद में इस पर आपको पनामा को दे दिया गया है। अब इस पर किसका अधिकार है, तो पनामा का ही अधिकार है। और ये जो है आपको अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपको, कपास की पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है, बताओ। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कपास जो है भारत में सबसे अधिक जो उत्पादन होता है ये कहाँ पर होता है, तो कभी कभी महाराष्ट्र आगे हो जाता है, कभी गुजरात आगे हो जाता है। तो अभी जो एक नंबर पे गुजरात है, दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र है। ठीक है, तो कपास की जो पैदावार होती है इसकी मिट्टी पूछ रहा है, तो मिट्टी हो जाएगा आपको काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में इसकी उत्पादन होती है। ठीक है, तो याद रखना है काली मिट्टी। काली मिट्टी कैसी मिट्टी होती है, तो ये चिपचिपी मिट्टी होती है ना। जब ये सूखती है तो इसमें पूरे बड़े बड़े दरार पड़ जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े दरार पड़ जाते हैं जब ये सूखती है, और ये चिपचिपा मिट्टी होता है आपका। इसको खुद से जुताई वाला भी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि जब ये सूखता है ना तो बड़ा बड़ा दरार पड़ जाता है, और ये स्वतः ही जुताई वाला मिट्टी भी इसको कहा जाता है। भारत की जो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है वो आपकी जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, वो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, बताइए। बांदीपुर किस राज्य में है, तो बांदीपुर पड़ता है आपको कर्नाटक में। ठीक है, बांदीपुर कहाँ है, तो वो कर्नाटक में है, याद रखना है। ठीक है, रणथंभौर कहाँ था, तो राजस्थान में था आपका। ठीक है, रणथंभौर कहाँ था, तो राजस्थान में था। पेरियार कहाँ है, तो पेरियार आपका केरल में है, ध्यान रखना। पेरियार कहाँ है, तो पेरियार है आपका केरल में। पेरियार नदी भी है और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 नंबर की, समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम किया जाता है, बताइए। समुद्र की गहराई ये रहा आपका, जैसे अरब सागर, तो अरब सागर की गहराई आप कैसे पता करिएगा, तो बताइए। सोनार से, रडार से, या डॉपलर से, या फिर मेजर से, किससे हो जाएगा, तो 43 का हो जाएगा दोस्तों आपको सोनार से पता लगाया जाता है आपका। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 44 नंबर, कह रहा है कि भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कौन सी है, क्या हो जाएगा 44 का दोस्तों, हो जाएगा मुंद्रा। ये है आपको गुजरात में। ठीक है, ये भारत में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है आपका। ठीक है, कहाँ है, मुंद्रा, गुजरात में है आपका। नेक्स्ट है आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हीराकुंड बांध, हीरा क्या है, महान है, याद रखिएगा। हीराकुंड क्या है, तो भारत की सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों, तो वो है आपको हीराकुंड बांध। और हीरा क्या है, तो हीरा आपको महान है। महान का मतलब क्या हो गया, महानदी। महानदी हो जाएगा आंसर नंबर बी। और ये किस राज्य में है दोस्तों, तो ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है आपको। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है ना। और ये भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है, बताइए। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है, तो एक दिन जुड़ जाता है, किसको पार करिएगा, तो एक दिन जुड़ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 180 डिग्री जो देशांतर है दोस्तों, ये पश्चिम से पूर्व की ओर अगर आप चले जाते हैं तो एक दिन क्या हो जाता है, इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है, 180 डिग्री देशांतर को पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर, कह रहा है कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है दोस्तों। तो गेहूं का सबसे अधिक मात्रा में जो उत्पादन होता है वो है आपका उत्तर प्रदेश। देखिए, सबसे प्रचुर मात्रा यहाँ पर पूछा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि प्रति हेक्टेयर, ठीक है, प्रति हेक्टेयर अगर पूछता तो यहाँ पर हो जाता पंजाब। ठीक है, प्रति हेक्टेयर में आपको पंजाब आगे है, लेकिन प्रचुर मात्रा में आपको उत्तर प्रदेश आगे है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर की, भारत में वन विस्तार क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत है। तभी आपको बताएं कि कितना प्रतिशत पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वन होना चाहिए, तो 33.3% वन होना चाहिए। लेकिन अभी भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्र पर वन है दोस्तों, तो वो हो जाएगा 24.04% पर आपका वन है अभी वर्तमान में। सबसे अधिक वन कहाँ है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में, फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर अगर पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्षेत्रफल में। अगर प्रतिशत में पूछ लिया जाए तो हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में सबसे अधिक मात्रा में आपको वन है। ठीक है, प्रतिशत में। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर,
कह रहा है कि भारत के दक्षिण छोर का नाम बताइए। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा आपका निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट। अभी आपको बताए थे कि अगर पूछा जाए कि भारत की दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो ये तो रहा आपका मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा दोस्तों आपको कन्याकुमारी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल पूछा है कि भारत का, तो भारत का हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसको कहते हैं आपको इंदिरा पॉइंट। और जब 2004 ईस्वी में आपका सुनामी आया था तो उस समय क्या हो गया था? ये डूब गया था, लेकिन वर्तमान में फिर से ये ऊपर आ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखते हैं 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पशु और पौधों की जाति में कह रहा है कि विविधता सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो क्या होगा? विविधता जो सबसे अधिक पाई जाती है दोस्तों वो हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज का 50 प्रश्न दोस्तों। कल का क्या सवाल था? कल का सवाल था कि बिहार की जो सीमा है, सीमा से लगने वाले भारत के कितने राज्यों की संख्या? देखिए, बिहार की जो ये रहा आपका बिहार, ठीक है, ये मानते हैं बिहार है। और बिहार की जो सीमा है उत्तर में क्या है? तो उत्तर में आपका नेपाल है। उत्तर में क्या है? तो उत्तर में तो आपका नेपाल देश है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर राज्य पूछा गया है ना, तो राज्य क्या हो जाएगा? इधर कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। नीचे कौन सा है? तो नीचे आपको झारखंड है, नीचे आपको झारखंड है। और ईस्ट में कौन सा है? तो ये आप हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा। तो 3 राज्यों से ये सीमा मिलता है आपका, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो ये देश का आंसर हो गया। आज का क्या सवाल है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? जी हाँ दोस्तों, बताइए कि बिहार में जो गंगा नदी बहती है ना, बिहार के बीचों बीच से जो गंगा नदी बहती है ये लगभग 2 बराबर भागों में बिहार को बांटती है। और इसकी लंबाई पूछा गया कि बिहार में गंगा नदी कितनी लंबी है आपको। ठीक है, टोटल गंगा नदी की लंबाई तो आपको पता है कि 2525 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन बिहार में कितनी लंबाई है ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि 9 बजे डेली आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का मोटिवेशनल लाइन है कि मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो मगर लक्ष्य मेरा कैसी होनी चाहिए? तो लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर समान होनी चाहिए। ठीक है, और कमजोरियाँ मुझ में चाहे कितनी भी हो लेकिन हौसला कैसी होनी चाहिए? तो सीमा पर खड़े वीर के समान हमारी हौसला होनी चाहिए, तभी हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तभी हम लोग तोड़ेंगे, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक लास्ट में छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलेंगे रात में 9 बजे। और ज़रूर से ज़रूर सभी लोग आइएगा। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। सभी जो हमारा जो परिवार है, कैरियर परिवार है। और देखिए, हमारा यूट्यूब चैनल का जो नाम था करियर पॉइंट बाय मुकेश सर, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया हूँ। करियर पॉइंट की जगह पर मैंने करियर परिवार कर दिया, क्योंकि ये जो चैनल है ना ये आप ही सभी का है। ठीक है, हमारा नहीं है, ये आप ही सभी का है, पूरे परिवार लोग का है। ठीक है, तो इसीलिए एक परिवार इसका नाम दिया गया है, ताकि आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़े और अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम कल 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।